हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में शब्द निर्माण की विधियां यहाँ हम पढ़ रहे थे, जिसमें दो विधियां थी। उपसर्गों के द्वारा और प्रत्ययों के द्वारा आप नए शब्दों का निर्माण करते हैं। साथ में यहाँ पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रश्न भी पूछा जाता है। कोई शब्द आपको दे देंगे और उस शब्द से आपको प्रत्यय और उपसर्ग ढूंढने के लिए या निकालने के लिए बताएंगे। पूछेंगे कि आपको जो है इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है या कौन सा उपसर्ग है। हमने उपसर्ग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। तो उपसर्ग के यहाँ पर 3 प्रकार के उपसर्ग आपने पढ़े, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू या जो आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, जो विदेशी उपसर्ग भी जिनको कहा जाता है, यहाँ पर हमने पढ़ लिए थे, जिनसे नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा था। जो आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं उनको आप तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं उनको तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर हमने आपको हिंदी के उपसर्ग और साथ में कुछ आपके उर्दू और जो अंग्रेजी के जो विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं उनके बारे में कल की क्लास में आपको बताया था। तो आपने कुछ उर्दू या जो आपके विदेशी उपसर्ग हैं उनसे बनने वाले नए नए यहाँ पर शब्द देखे। आगे इसमें है खुश। खुश है आपका अच्छा, ठीक है, या खुश मिजाज या खुश किस्मत या खुशखबरी, ठीक है। तो 3 शब्द यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इनको। खुश, अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। कम, थोड़ा, कमजोर, कमसिन, कमल, कम अक्ल। तो कम का अर्थ है थोड़ा। कम का मतलब क्या होता है? थोड़ा। इसका कमजोर, कमसिन और कम अक्ल। हम का अर्थ है साथ। हम का अर्थ है साथ। और लिखेंगे हमदम, हम सफर, हम राह। हमदम, हम सफर, हम राह, ठीक है। बिला। बिला का अर्थ है बिना, बिला वजह, विलासक और विलाकसूर, ठीक है। चलिएगा। बे, बे का अर्थ हो जाता है अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। बेचारा, बेहद, बेचैन। दर का अर्थ है मैं। अब नए शब्द क्या बनेंगे? दरअसल, दरकार, दरवेश। हर, हर का अर्थ है प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। चलिए। ब, ब का अर्थ है साथ या पर। और नए शब्द बनेंगे बदस्तूर, बतौर और बसर्त, ठीक है। आगे देखें। आगे है आपका सर। सर का अर्थ है मुख्य या प्रधान। और इससे बनने वाले नए शब्द आपके सरकार, सरदार, सरताज। लिखते रहेंगे सरकार, सरदार, सरताज। नए शब्द बने हैं सरकार, सरदार, सरताज, ठीक है। नेक्स्ट आपका उपसर्ग है नेक, भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम, हैंड, प्रमुख, हेडमास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। तो हेड का अर्थ है प्रमुख, का अर्थ है उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन और सब कमेटी। सब, उप, सब का अर्थ उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी, ओके। चलिए लिखिएगा। तो ये आपके और कुछ यहाँ पर हाफ का अर्थ है। हाफ का मतलब आधा। हाफ पेमेंट, हाफ पेंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। आधा, इसका अर्थ है आधा।
जनरल, जनरल कहा जाता है प्रधान, तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चलिए, तो इस प्रकार से आपके उपसर्ग से बनने वाले नए शब्दों का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता है। ठीक है, उपसर्ग और जो प्रत्यय हैं वो दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, वो पूरे शब्द नहीं बल्कि शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द वो नहीं होते हैं और इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है। आप किसी उपसर्ग और प्रत्यय को अकेले प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि ये शब्दों के अंश होते हैं, किसी न किसी शब्द का ये अंश होता है, तभी तो हम मूल शब्द में इनको जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द के इन दोनों को जो है साथ भी जोड़ा जा सकता है। कभी कभी जो है आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को भी साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग मूल शब्द के आगे से जुड़ता है और प्रत्यय आपका मूल शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे उपसर्ग अभी और मान आपका मूल शब्द है और ई यहाँ आपका प्रत्यय है। अब यहाँ पर समानता बताई गई है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता है। तो हमने क्या कहा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, ये पूर्ण शब्द नहीं है, इनका आप अकेले प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, अकेले प्रयोग भी आप इनको नहीं कर सकते हैं। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि अभी आपका उपसर्ग है और मूल शब्द है मान। अब इस सिर्फ और सिर्फ आप उपसर्ग से बनने वाले शब्द तो क्या हो जाएगा, अभिमान, क्या हो जाएगा, अभिमान, ये सिर्फ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। लेकिन आपने कहा अभिमानी, यानी कि ई उपसर्ग पीछे, प्रत्यय पीछे से लगा है, जब इसमें प्रत्यय लग जाता है तो क्या हो जाता है, अभिमानी, क्या हो जाएगा, अभिमानी। अ उपसर्ग जैसे ज्ञान, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मेल से तो अज्ञान हो जाएगा, लेकिन इनमें जब आप ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो अज्ञानी, क्या हो जाएगा, अज्ञानी। स्व और तंत्र, स्वतंत्र, दोनों के मेल से क्या बनेगा, स्वतंत्र बनेगा, और ता इसमें जोड़ेंगे तो स्वतंत्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। ठीक है, अभिमान, धन, स्वधन, तंत्र, स्वतंत्र बनेगा, लेकिन ई ता इसमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वतंत्रता। तो समझ गए आप, किसी भी मूल शब्द में आप प्रत्यय जोड़ें, मूल शब्द में आप क्या जोड़ें, प्रत्यय जोड़ेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा। बहुत ध्यान से आपको देखना है, ये समानता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे शब्दों को देखते हैं जिसमें प्रत्यय भी हो, उपसर्ग भी हो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है। तो देखिए, कभी कभी एक शब्द ऐसा भी बन जाता है, उसमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है, जैसे अभी आपका उपसर्ग है और मान आपका मूल शब्द है, तो इससे बनने वाला तो एक शब्द अभिमान हो जाएगा, लेकिन अभिमानी में मूल आपका यहाँ पर मूल शब्द में प्रत्यय भी जुड़ा है, तो क्या हो गया है, अभिमानी। ज्ञान में आपने अ जोड़ा, अज्ञान, एक शब्द ये बना, लेकिन अज्ञानी यानी कि इसमें ई प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। स्व में आपने तंत्र में स्व उपसर्ग जोड़ा तो स्वतंत्र, और इसमें ता जोड़ेंगे तो स्वतंत्रता। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये तो समानता थी, उपसर्ग और प्रत्यय में, इन दोनों में क्या समानता है और कैसे जो है किसी मूल शब्द में आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण भी आप कर सकते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में हम बता तो चुके हैं, लेकिन एक बार आप इस तरह से लिखेंगे कि जो शब्दांश किसी मूल धातु के
बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, उसे भी आप क्या कहते हैं, उसे आप प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा। क्या कहा? भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि क्योंकि उसके प्रयोग से क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यौगिक आपने देखा है, शब्द निर्माण में आपने बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद पढ़े थे, जिसमें आपका रूढ़ शब्द था, यौगिक शब्द था और योग रूढ़। 3 प्रकार के हमने शब्दों के भेद पढ़े थे बनावट के आधार पर। रूढ़ शब्द जिनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 मूल शब्दों की, यानी कि 2 अलग अलग शब्द, ऐसे शब्द जिनके अलग अलग अर्थ हों, उनके योग से आपके यौगिक बनते हैं, यानी कि दोनों ही शब्द आपके क्या होंगे? अर्थ वाले होंगे। तो जब आप यौगिक शब्द बनाते हैं तो वहां पर भी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खेल धन आड़ी खिलाड़ी, मेल धन आवट मिलावट, पढ़ धन आकू पढ़ाकू, झूल धन आ झूला। ठीक है, चलिए। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के आपके प्रत्यय हैं। सबसे पहला आपका संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। और जो हिंदी प्रत्यय हैं ये पुनः आपका 2 प्रत्ययों में यहाँ पर विभाजित किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आइए संस्कृत के प्रत्ययों को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका वर्गीकरण इस तरह से कीजिएगा। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। इन सभी को जैसा ये लिखा है आप लिख लीजिएगा। 3 प्रकार के आपके प्रत्यय हैं। चलिए, संस्कृत के प्रत्यय, तो पहला आपका है इत। इत, तो यहाँ पर आप देखिए, हर्षित, गर्वित, लज्जित, पलवित। ठीक है, ये इत प्रत्यय से बनने वाले नए नए शब्द हैं। सेकंड आपका इक, मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, परिश्रमिक। इय, भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। एय, आग्नेय, पाथेय, राधेय और कौतेय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तम, अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान, भगवान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। और भगवान भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो अनेक शब्द हैं इसमें, तो ये तो आपको कुछ, ताकि आपको आइडिया रहे किस तरह के जो हैं आपके प्रत्यय होते हैं। सभी को लिख लीजिएगा। इत, इक, ईय, एय, तम, वान। तो धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। तम, अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। एय, आग्नेय, पाथेय, राधेय और कौतेय। चलिए, तो अलग अलग प्रत्ययों से नए नए शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से देखिए, मान, श्रीमान, श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व, गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। और तर, श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। ठीक है, लिख लीजिएगा। मान, श्रीमान, शोभायमान,
शक्तिमान, बुद्धिमान, स्व, गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली, तर, श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। चलिए लिख लीजिएगा इसे जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज की क्लास में प्रत्यय को स्टार्ट किया, प्रत्यय को पढ़ा, साथ में उपसर्ग और प्रत्यय पर की जो समानता है, किस प्रकार की समानता है, कैसे किसी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से भी शब्दों के निर्माण होते हैं, साथ में संस्कृत के प्रत्यय हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।